हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो रेशो एंड प्रोपोर्शन चल रहा है ना हमारा, उसमें और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम। अगला क्वेश्चन लिखो आप। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक मिनट, जैसे ए बी और समझ ले पहले आप। जैसे मान लो ए बी सी हमारे पास में कोई 3 व्यक्ति हैं। अब इनके लिए कह रखा है भाई कि 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में ये पैसा लगाते हैं या आप प्राप्त करते हैं, कुछ ही मान लो उसको। भाई कोई पैसा हमने 3 व्यक्तियों में इस अनुपात में बांटा। अब इसके अंदर बटे में दे रखा है इसने आपको, तो कुल पैसे आएंगे हमारे पास में। तो इस बटे वाले अनुपात को क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपल करना पड़ेगा। सरल करने के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम लेते हैं और एलसीएम जो भी आएगा उससे गुणा कर देते हैं बस हम। भाई अनुपात में क्या खासियत होती है कि यदि हम सबको एक ही संख्या से गुणा करें या एक ही संख्या से डिवाइड करें, अनुपात की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब भट्टी में तो जल्दी सॉल्व होगा नहीं है। अब मुझे बताओ 3, 4, 5 का लघुत्तम क्या रहा है? 3, 4, 5 का लघुत्तम 60 आ रहा है। भाई गुणा ही करना पड़ेगा, 4 3 12 5 60। अब 60 का गुणा यहाँ भी करना पड़ेगा हमें, यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी करना पड़ेगा। अब सबसे एक ही संख्या से गुणा किया है हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कट जाएगा ये तो। लेकिन हमारा काम हो गया इससे। देखो आप, ये कितना आ गया हमारे पास में, 20 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया, 15 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है ना। अब सवाल लिखो आप। ₹9,400 को 9,400 रुपये को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। इस प्रकार बांटा जाता है कि उनके धनों का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 हो। एक बट 3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 हो। तो बताओ बी को ए से, तो बताइए बी को ए से कितने प्रतिशत कम धन मिलेगा? अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको आधी बात तो बता ही दी आपको मैंने कि ये अगर हमारे लिए अनुपात दे रखा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सरल करना पड़ेगा। सरल करने के बाद में अनुपात दिया गया तुम्हारे पास। अब ये जो अनुपात आ गया इसको बांट देंगे हम। अब ध्यान से देखो, मैंने पूछा आपसे कि बी का धन ए से कितने % ज़्यादा कम? कम। तो बी का कम ही तो आ रहा है। देखो आप, इसका 20 है, इसका 15 है। अब यदि मैं परसेंटेज में आंसर पूछ रहा हूँ ना, तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। अब एक बच्चा इसको यूज कर रहा है, इन सबको जोड़ रहा है वो। हाँ, अगर मैं रुपए पूछूंगा, मैं पूछूंगा बी के पास कितने रुपए हैं, बी को कितने रुपए मिले, तो 15 और 12 कितने हुए? 15 12 28 थोड़ी होते हैं, 27। 27 और 20 कितने हुए? 47 हो गए। तो 47 का जो मान है वो दे रखा है आपको, कितना बताओ? 47 इकाई बराबर दे रखा है 9,400। तो 1 से काट दो इसको, 200 बार कट रहा है। कट रहा है नहीं कट रहा है बताओ? अब बताओ ए का धन कितना आया? एक आया 20 × 200 मतलब 4,000 रुपये। और बी का धन कितना आएगा बताओ? 15 × 200 कितने रुपए आया बताओ? 3,000 रुपये आया। आया नहीं आया? अब ये बी का कमी तो आ रहा है। सवाल ये पूछ रहा है कि बताओ बी का ए से कितनी % कम है।
तो बताओ कितना कम है? 1000 रुपये कम है। 1000 रुपये कम किस पर है? 4000 पर या 3000 पर? भाई ये 1000 रुपये कम है ना, किससे कम है? तो जिससे कम होता है, जिससे तुलना करते हैं, हमेशा कहाँ आता है वो? नीचे आता है। तो इसका मतलब यहाँ बटे में 4000 आएगा, और गुणा क्या कर देंगे बताओ? 100 कर देंगे हम, 0 0 कट जाएगी, और आंसर बताओ कितना आ रहा है? 25% आ रहा है। इसका मतलब है 25% कम है वो। कौन? बी। किससे? अब यदि आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करते इधर, अगर आप यहीं से देखो, ये कितना कम है इससे? 5 कम है। 5 कम किससे है वो? 20 से है। और आंसर दो, चौथा हिस्सा क्या होता है? 25% होता है। यही आंसर आ गया इसका। तो हमें यदि परसेंटेज में आंसर पूछ रहा है वो, यदि वो तुलना करवा रहा है, कम हो चाहे अधिक हो, तो हमें ओरिजिनल रुपये से कोई मतलब नहीं है, सीधे अनुपातों के माध्यम से ही आंसर निकल जाएगा। लेकिन रुपये पूछ रहा है तो यूज करना पड़ेगा। उतार लो फटाफट। ये इसका सॉल्व हो गया। और ये पूरी व्याख्या से हो गया। सही है। आगे बढ़े। कई बार ऐसे भी सवाल आता है, मिटा दूं क्या? जैसे मान लो मैंने कहा आपसे B अनुपात A+C और A अनुपात B+C। अच्छा पहले ये बोल देता हूं मैं, A अनुपात B+C, यहाँ B अनुपात A+C बोल दिया। और सवाल पूछ रहा है हमसे C अनुपात A+B। इसका आंसर बताओ। मतलब यहाँ अनुपात दे दिया आपको, सपोज करो ये दे दिया आपको 5:4 या 4:5, ठीक है ना। ये दे दिया आपको 5:7, उसका अनुपात पूछ रहा है। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोई राशि दी नहीं इसने, आपने कहा भाई A का अनुपात 4 है तो BC का मिलके 5 है। यहां अकेला A पता है, यहां अकेला B पता है, अकेला C नहीं पता है। क्या इन दोनों के माध्यम से अकेला C निकाल सकते हैं? कैसे? भाई ये 5 दोनों का है, किस किस का? B और C का। तो इसमें बताओ B का कितना है, C का कितना है इसमें? ढाई ढाई कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते भाई, मिल गई तो है ये। हमें क्या पता भाई ढाई ढाई है या 3-2 है या 4-1 है, मिल के पता है हमें। लेकिन ये नहीं बता सकते हम, अब ऐसे यहाँ साथ दे रखा है। लेकिन एक चीज कॉमन है, बताओ क्या कॉमन है? तीनों का मिलकर के, यहां देखो तीनों व्यक्ति मौजूद हैं और यहां भी तीनों मौजूद हैं। भाई यहाँ A इधर है, BC इधर है, तीनों हो गए ना। यहाँ B इधर है, AC इधर, तीनों हो गए। यानी दोनों कंडीशनों में तीनों व्यक्ति मौजूद हैं। हमें सवाल दिया गया भाई A अनुपात B+C इतना है,
बी अनुपात ए प्लस सी इतना है और इसका रेशो कितना है। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसमें तीनों मौजूद हैं, इसमें तीनों मौजूद हैं, तो तीनों टोटल तो एक ही होगा ना। यहाँ टोटल क्या रहा है 9, यहाँ कितना रहा है 12, 9 12 का एलसीएम बताओ 36, 9 12 का एलसीएम 36, या और आ सकता है 36 आ गया भाई। ये 9 है 12 है, एलसीएम कितना गया 36, तो आप इसको 36 बना दो। किससे गुणा करो इसको 4 से, इसमें किससे गुणा कर दो 3 से। सोलह और 20 36 हो गए, टोटल 36 ही बैठ रहा है ना। 16 इसका हो गया, 20 इसका हो गया। इसमें देखो 35 और 21 कितने हुए, सॉरी 5 या 15 और 21 36 हो गए। अब देखिए दोबारा से, हमें अनुपात दिया गया था ए अनुपात बी प्लस सी 4 5, बी अनुपात ए प्लस सी 5 7, इसका रेशो पूछ रहा है वो। अब इसमें तीनों मौजूद हैं, इसमें तीनों मौजूद हैं, तो आप टोटल बराबर कर लो। इस यहाँ टोटल बैठ रहा है 9, यहाँ बैठ रहा है 12, तो बराबर टोटल तो बराबर आना चाहिए ना। टोटल बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लो। 9 12 का एलसीएम कितना आया 36 आया। इसको 36 बनाना है। 9 तुम्हें दिख रहा है 4 से गुणा कर लो 36 हो गया। 12 तुम्हें दिख रहा है 3 से गुणा करो 36 हो गया। इसका मतलब अकेले एक का कितना गया 16, यहाँ दोनों कितना गया 20, यहाँ अकेला कितना गया 15, दोनों कितना गया 21। ध्यान से देखो टोटल कितना बनाया तुमने 36, 36 में से ए का कितना गया 16, बी का कितना गया 15, 16 और 15 कितने हुए 31 हुए। 31 हुए तो कितना बचा सी का, ए का पता लग गया 16, बी का पता लग गया 15, सी का कितना बताओ 36 में से 31 घटाओ 5 आ गया। अब यहाँ आ जाओ, सी का कितना है बताओ 5 और ई और बी कितना है बताओ टोटल 31। आंसर मतलब ये कहने का हमारा कि ए अनुपात बी प्लस सी पता है, बी अनुपात ए प्लस सी पता है, तीनों यहाँ पर हैं, तीनों यहाँ पर हैं। जब तीनों यहाँ पर तो टोटल पैसा तो वही होगा ना, तीन दोनों जगह पर तुलना हो रही है बस अलग अलग। अब आप देखो ध्यान से, यहाँ सेपरेट हमने 36 क्यों बनाया कि इन दोनों का लघुत्तम 36 आ रहा है। अगर यहाँ पर सब जो अनुपात होता हमारे पास 1 3, यहाँ अनुपात होता 5 4, तो इसका टोटल कितना आ रहा है, यह इसको 5 अनुपात 1 कर देता हूँ, इसका टोटल कितना आ रहा है 4, टोटल कितना आ रहा है 4 ही आ रहा है, सॉरी 6 आ रहा है। तो 4 और 6 का लघुत्तम कितना हुआ 12 ही ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं, तो इसको 12 बना देते हम, इसको 12 बना देते। तो ए और बी तो सेपरेट पता ही है ना, जब ए सेपरेट पता लग गया टोटल बराबर बैठ चुका है, तो ऐसी कंडीशन में आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब सवाल लिखो, एक सवाल कैसे आएगा ये, यदि किसी धनराशि को ए तथा बी प्लस सी में 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांटा जाता है, यदि किसी धनराशि को ए तथा बी प्लस सी में 4 अनुपात 5 के अनुपात में बांटा जाता है, एवं बी तथा ए प्लस सी में, बी तथा ए प्लस सी में 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा जाता है, 5 अनुपात 7 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बताओ सी तथा ए प्लस बी का अनुपात क्या होगा। तो बताओ सी तथा ए प्लस बी का अनुपात क्या होगा। अब उतार लो इसको। 36 कैसे आ रहा है, 4 तथा 9 12 का एलसीएम, नहीं 9 और 12 का, 9 तथा 12 का एलसीएम 36 आ रहा है। 9 इसका टोटल बैठ रहा है, 12 इसका बैठ रहा है।
तो दोनों को 36 बना दिया हमने कि माना यहाँ टोटल 36 था, यहाँ भी टोटल 36 था, तो यहाँ भी टोटल 36 ही आएगा ना भाई। व्यक्ति तीनों कंडीशन में तीनों हैं, तो राशि तो वही रहेगी ना। ये सवाल था। सवाल टफ नहीं है, सवाल थोड़ा सा बस समझने वाला है। अब आजकल तो ऐसे ही सवाल आते हैं जो टाइम भी नहीं खाते हैं, थोड़ा सा समझना है बस। ये 5 कैसे आया पता है आपको? 36 में से क्या घटा दिया है हमने? 16 + 15 घटा दिया है भाई। टोटल 36 ही है ना तीनों का। यहां से 16 एक आ गया, यहां से सेपरेट बी का कितना आ रहा है? देखो यहां से ये 15 आ रहा है और ये कितना आ रहा है बताओ? 21 आ रहा है। 5 तिया 15, 7 तिया 21। यहाँ 15 कर दो, यहाँ 21 कर दो, तो ये हमारा A 16 आ गया, B 15 का। C का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब इसने पूछा C और A + B जोड़ना है इधर, तो A + B जोड़ना पड़ेगा, तो 31 हो जाएगा ये। अगला लिखो, किसी विद्यालय के 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, किसी विद्यालय की 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों का अनुपात 3:4:5 है। तीन अनुपात 4 अनुपात क्या है? 5। क्लियर? यदि प्रत्येक कक्षा में 24 विद्यार्थी शामिल कर लिए जाएं, यदि प्रत्येक कक्षा में 24 विद्यार्थी शामिल कर लिए जाएं, तो विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, 5:6:7 हो जाता है। ठीक है ना? अब ये बताओ कि प्रत्येक कक्षा में समान विद्यार्थी बढ़ा रहे हैं क्या? पहले तो ये बताओ, तो अनुपात भी समान बढ़ना चाहिए फिर। क्या बढ़ रहा है यहाँ पर? पहले बताओ, ये 3 था, कितना हो गया? 5। कितना बढ़ा? यहाँ कितना बढ़ा? 2। यहाँ भी ये 2 किसी वजह से बढ़ा है? 24 वजह से। प्रत्येक में 24 बढ़ा रहे हैं तभी तो अनुपात बढ़ रहा है। तो इसका मतलब सब में समान बढ़ा रहे हैं तो अनुपात भी समान बढ़ रहा है यहाँ पर। ये भी 2, ये भी 2, तो इसका मतलब 2 अनुपात का मान पकड़ में आ गया। कितना? 2 की वैल्यू 24 ही तो ही। फिर जब 2 का मान 24 हुआ तो इसमें एक लास्ट में लाइन लिख दो, सवाल के लास्ट में लाइन लिख दो एक। तो बताओ पहले तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने थे? तो बताइए पहले तीनों कक्षाओं में कुल विद्यार्थी कितने थे? ठीक है ना?
तो भैया 2 की वैल्यू जानते हैं हम, 24 है। 1 का मान बताओ कितना आ गया, 12 आ गया। जब 2 का मान 24, 1 का मान 12 तो वो कह रहा है पहले तीनों में टोटल, तो पहले तीनों का अनुपात कितना है बताओ, टोटल निकाल लो। 3 और 4, 7 और 5, 12 से गुणा कर दो 12 को, तो कुल विद्यार्थी बताओ कितने हो गए पहले। 12 गुणा 12 का मतलब क्या होता है, 144 होता है पहले। आंसर अगर नई बात करेगा तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। 5, 6 और 7, तो भी हो जाएगा भाई। जब 12 से गुणा कर दिया आपने यहाँ पर, 36 तो ये थे, 12 से 48 ये थे, और ये 60 ये थे, इन सबको जोड़ लो तो हो जाएगा भाई। टाइम बचा नहीं सिस्टम बस से, सेपरेट सेपरेट नहीं पूछ रहा हो, एक साथ पूछ रहा है वो, तो एक साथ ही गुणा कर लो। कोई डाउट, आगे लिखो। एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात एक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 7:5 है, एवं उसी धारिता के दूसरे बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 है। दोनों बर्तनों के मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाए तो उसमें दूध तथा पानी का अनुपात क्या होगा। हमारे पास में 2 बर्तन हैं, ये सवाल ही बहुत आता है। यहाँ लिखा आता है ना उसी धारिता का, इसमें दोनों बर्तनों की क्षमता बराबर है, मिलावट अलग हो रही है। यहाँ दूध ज़्यादा है, दूध 7:5 में दूध पानी, यहाँ किसमें 3:1 में है। तो तुम्हारे पास में 2 बर्तन हैं, पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताओ क्या है, 7:5 है, और दूसरे बर्तन में कितना है बताओ, 3:1 है। ऐसे ही है ना। तो इसका टोटल क्या बैठ रहा है, 12। इसका टोटल क्या बैठ रहा है, 4। तो मैचिंग खराब हो रही है ना। क्यों खराब हो रही है, दोनों की धारिता कैसी है, समान है, तो दोनों का वजन समान बैठना चाहिए फिर। अब इसका 12 बैठ रहा है तो इसको 12 बना सकते हैं हम। किससे गुणा करें इसको बताओ, 3 और 1 4 है, 4 को 12 करना है 3 से। इसको मैं अगर 3 से गुणा कर दूं तो ये 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 हो जाएगा। तो अनुपात तो कोई है ना, देखो आप अनुपात की शेप में फर्क नहीं पड़ रहा है, समान संख्या से गुणा किया है हमने, हमारा काम हो गया। लेकिन अब यहाँ पर गुणा किससे करूँ, यहाँ तो 1 से कर दो भाई, मत करो। हाँ अगर यहाँ अलग होता है, यहाँ अलग होता है, फिर आपस में गुणा करना पड़ता हमें। जैसे अभी 36 वाला किया था हमने, एक में हमने 9 से किया, एक में 4 से किया हमने। यहाँ लेकिन एक में काम कर गुणा करने से काम हो गया हमारा। अब जब बर्तनों की भारिता बराबर हो गई तो अब दूध में दूध जोड़ सकते हैं हम,
और पानी में पानी जोड़ सकते हैं। उसने कहा भाई मिश्रण बना दिया इसका, उसने क्या बना दिया, उसने बड़े बर्तन में डाल दिया दोनों को। तो बड़े बर्तन में डालेंगे हम, तो भाई बड़े बर्तन में टोटल माल कितना हो जाएगा, 24 लीटर हो जाएगा। 12 इसका 12 इसका, होगा नहीं होगा, हो जाएगा। उसमें दूध कितना होगा, उस बड़े बर्तन में दूध कितना हो जाएगा, 7 और 9 16 हो जाएगा। भाई 7 + 9 इसमें दूध हो जाएगा, और पानी कितना हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 16 अनुपात कितना बताओ, 8 आंसर। या 2 अनुपात कितना बताओ, 1। ये इसका उत्तर आ गया। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, लिखो अगला सवाल। अब ये बर्तन जरूरी 2 ही आए, सब 3 भी आ सकते हैं। लिखो 3 समान धारिता के, 3 समान धारिता के बर्तनों में क्रमशः दूध तथा पानी का अनुपात क्रमशः यहां पर आएगा, क्रमशः 2:3, 5:6, नहीं 5:6 मत करो इसको, 5:1 कर दो, और 1 कर दो 10:7:3 कर दो। यहां तक लिख दिया। फिर लिखो तीनों बर्तनों के मिश्रणों को, तीनों बर्तनों के मिश्रणों को एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है, एक बड़े बर्तन में डाल दिया जाता है। तो बताओ, उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? सवाल तो वही है सेम, बस फर्क ये पड़ रहा है कि यहाँ पर बर्तन कितने आ गए हमारे पास, 3 आ गए। कोई डाउट? अब आप देखो ध्यान से, पहले हमारे पास में दूध और पानी का अनुपात कितना था बताओ, पहले बर्तन में बताओ अनुपात क्या है, 2:3 है। इसका मतलब यहाँ दूध कम है, पानी ज़्यादा है इसमें। दूसरे बर्तन का अनुपात बताओ, 5:1 है। तीसरे बर्तन का बताओ, 7:3 है। अब मिश्रण करना है तुम्हें यहाँ पर। तो सबसे पहला काम है अनुपातों को जोड़ना। पहले अनुपात का जोड़ बताओ कितना है, 5। दूसरे का जोड़ बताओ कितना है, 6। तीसरे का बताओ कितना है, 10 है।
बराबर तो नहीं है सब, बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए लघुत्तम ले लो, सबका लघुत्तम बताओ क्या रहा है। ऐसी संख्या बताओ जिसमें तीनों भाग चला जाए। 30 में जा सकता है भाई, 60 में चला जाएगा, किसी दिमाग में 60 आ रहा है 60 में चला जाएगा, बस लास्ट में फिर काटना पड़ेगा उसको, फर्क और कुछ नहीं है। यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं, 30 ही लो तुम, समान क्षमता लेनी है। मैं तो 30 लो, 60 लो, 120 लो, लेकिन लास्ट में वो सब सरल करने पर कट जाएगा ज़्यादा लेंगे तो। अब मुझे बताओ, अगर मैं प्रत्येक बर्तन की इनका एलसीएम कितना आ रहा है बताओ, 30 आ रहा है, तो प्रत्येक बर्तन की क्षमता क्या मान लो, 30 मान लो। कि माना इसकी धारिता भी 30 थी, इसकी भी धारिता 30 थी, और इसकी भी धारिता बताओ क्या हो जाएगी 30। तो बताओ मिश्रण में कितना माल आएगा, मिश्रण में माल कितना आएगा। इन तीनों का मिश्रण कर रहे हैं एक साथ, तो मिश्रण में कितना माल है, 30 ही है। 30 ये मिलेगा, 30 से मिलेगा, 30 से मिलेगा। बड़े बर्तन में डालेंगे इसको तो 30 क्यों होगा भाई, प्रैक्टिकल सामने 3 गिलासों में पानी 1 गिलास में डाल रहे हैं हम, तो 1 गिलास बराबर थोड़ी होगा। तो यहाँ टोटल मिश्रण कितना का बताओ, 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब इनके अनुपातों का योग क्या बैठना चाहिए, 90 बैठना चाहिए। समझ आ रही बात। अब मुझे बताओ इस 5 को 30 करना है, किससे गुणा करूं। 5 को 30 करना है, किससे गुणा करूं, 6 से कर दूं, कर दो। इसको 6 से गुणा कर रहा हूं, इसको बताओ किससे करूं, 5 से करो। इसको बताओ किससे करूं, 10 है ये, 3 से करो। अब चाहे तो गुणा कर लो, वो नहीं करते गुणा टाइम वेस्ट, तो डायरेक्ट करो आप। इसमें दूध कितना है बताओ, गुणा करना पड़ेगा ना, 6 दूनी 12 दूध आ गया इसमें। इसमें दूध बताओ 25 दूध आ गया इसमें। इसमें दूध बताओ 21 आ गया इसमें। दूध काम हो गया। पानी बजाओ, पानी बताओ 18, 5, 9, जोड़ो इसको 37 और 21, 58 तो ही आ गया। इसका बताओ 18 और 9 27 और 5 32 ही आ गया। थोड़ा सा और कट रहा है। अब देखो इन दोनों का टोटल 90 बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। सरल करने के बाद में कम हो सकता है, स्टार्टिंग में तो 90 बैठेगा ना। इसको और सरल करो, बताओ क्या आ सकता है आंसर, 29:31, सॉरी कितना, 16 आंसर आ गया। खींचो फटाफट। अब ये मिश्रण वाले सवाल बहुत आते हैं। जी किया है, हर सवाल ही सोच के करना पड़ेगा, ये कौन सी बात हुई। नहीं, 2 कंडीशन होती तो उल्टा सीधा कर सकते हैं हम, 2 हो तो इसका योग उसमें कर दो, उसका योग इसमें कर दो। लेकिन यहाँ तो आपको 3 बर्तन है, तीनों की धारिता बराबर बोली है उसने, तब गुणा कर रहे हैं हम, वैसे गुणा थोड़ी कर रहे हैं इसमें प्यार प्रीत से। उसने कहा तीनों बर्तन समान क्षमता वाले हैं, तो समान क्षमता करो भैया, 30 करो, जो इच्छा है वो करो, बोले बराबर कर दो बस। तो फिर आपके लिए सवाल चेंज हो जाएगा, फिर धारिता समान बोलनी पड़ेगी उसको, फिर सवाल की लैंग्वेज अलग आएगी फिर, ठीक है ना। अगर वो समान नहीं बोलेगा तो अलग लगा देगी। अब ये कह सकता है कि भाई पहले बर्तन में से आपने लिया 2 लीटर, दूसरे में से लिया 3 लीटर, और तीसरे में से लिया 1 लीटर, तो धारिता बराबर कहाँ हुई, फिर मिलाओ। तो उस सवाल में भी आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा,
पहले तीनों को बराबर करना पड़ेगा हमें, फिर जो गुणा करवा रहा है जैसे जैसे उसको गुणा कर देंगे हम, उसका को बन जाएगा वो। अब तो सब जैसे मान लो 1-1 लीटर नहीं मानो आप, तो अब इसका 2 लीटर से 2 से गुणा करूँगा ना मैं, 3 से 3 से गुणा करूँगा। तो सबसे पहला चाहे समान क्षमता बोलो चाहे अलग क्षमता वाला आओ, ये काम तो हमें करना ही चाहिए। जब अलग क्षमता आएंगी तो उससे गुणा कर देंगे बाद में हम, ठीक है ना। आगे बढ़े, लिखो सवाल। एक कुत्ता, कोई कुत्ता है, एक कुत्ता जितने समय में 3 छलांग लगाता है एक खरगोश उतने ही समय में 4 छलांग लगाता है, 4 छलांग लगाता है। कितना लगाता है? 4 छलांग लगाता है। टाइम दोनों का सेम है भाई, कुत्ते की छलांग बड़ी होती है, खरगोश की छोटी छोटी होती है, तो उतनी टाइम के अंदर वो 3 बार ही कूद पाएगा, वो 4 बार कूद जाएगा ऐसे। अब लिखो, कुत्ते द्वारा 2 छलांगों में तय की गई दूरी, कुत्ते द्वारा 2 छलांग में तय की गई दूरी बराबर, नहीं बराबर मत लिखो, कुत्ते द्वारा 2 छलांग में तय की दूरी खरगोश द्वारा 3 छलांगों में तय की दूरी के बराबर है। खरगोश द्वारा 3 छलांगों में तय की दूरी के बराबर है। तो बताओ कुत्ता एवं खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? तो बताइए कुत्ता एवं खरगोश की चालों का अनुपात क्या है? ये कह रहा है सवाल। इस सवाल की फ्रीक्वेंसी बहुत होती है आने की। सिंपल सी बात है एकदम, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस क्या कि एक की छलांग तगड़ी है, एक की छोटी छोटी है। कुत्ते की छलांग बड़ी है, खरगोश छलांग छोटी है, इसलिए 2 छलांग में ही इतना दूर चल रहा है जितना ये कितने में चल रहा है। इसका मतलब ये भी कोई बहुत बड़ा कुत्ता नहीं है, ये भी छोटा ही कुत्ता होगा इसमें, क्योंकि इसकी 2 छलांगे, 3 छलांगे। भाई खरगोश तो बहुत छोटा होता है ना तो ये कह रहा है उनकी चालों का अनुपात क्या है, यही पूछ रहा है ना। अब चाल क्या होती है बताओ? अगर मैं पूछूं आपसे चाल की डेफिनेशन बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? यस, किसी ऑब्जेक्ट द्वारा निश्चित समय में तय की गई दूरी, यही चाल होती है हमारी। चाल वाला दूरी बटे समय होता है, लेकिन बटे में समय आ रहा है ना, तो निश्चित समय में तय की दूरी। अब ये बताओ एक निश्चित टाइम के अंदर ये कितना चल रहा था? 3 छलांग। ये तो बोला है मैंने कि एक कुत्ता जितने समय में इतना चल रहा था उतने ही समय में इतना चल रहा था। अब ये दोनों का समय सेम है, अगर दोनों का समय सेम है तो इनकी दूरी निकाल लेता हूँ मैं। भाई समय तो सेम है दोनों का, अगर इन दोनों की दूरी निकल जाए तो चाल आ गई फिर, ये नहीं आई। जितना समय इसका है उतना ही समय इसका है, दोनों का समय सेम है। अब समय जब सेम है तो दूरी निकालनी है बस मेरे को। अब ये मुझे पता नहीं कि एक छलांग में कितना चलेगा कुत्ता, इसने 3 छलांग लगाई हैं। हम मान लेते हैं कि एक छलांग में 1 मीटर चला। कितना? 1 मीटर। ये 2 छलांग में 2 मीटर चलेगा। या ऐसे करो, दूसरी कंडीशन हमारे पास कुत्ते की 2 छलांग की दूरी और खरगोश की 3 छलांग की दूरी आपस में बराबर बोला है ना, तो यहाँ से इनकी ताकत का पता चल रहा है, क्षमता। तो यहाँ से बताओ कुत्ता
अनुपात खरगोश, इनकी क्षमताओं का अनुपात क्या रहा है? कुत्ते के सामने कौन दिख रहा है? 3, और खरगोश सामने कौन आ रहा है? इधर 2 आ रहा है। भाई जब बराबर चिन्ह बीच में होता है ना तो वैल्यू सामने रहती है, यानी कुत्ते की ताकत 3 है और इसकी ताकत कितनी है? 2। इसका मतलब एक छलांग की दूरी है ये। एक छलांग में अगर कुत्ता चलेगा 3 तो खरगोश चलेगा कितना? 2। अब मुझे बताओ कुत्ता और खरगोश इसने 3 छलांग लगाई थी एक निश्चित टाइम के अंदर, इसने कितनी लगाई थी बताओ? 4। ये निश्चित समय की छलांग है तो निश्चित समय की दूरी निकाल सकते हैं हम। एक छलांग में 3 चलता है तो बताओ कितना चला जाएगा ये हमारे पास निश्चित समय की क्या है? छलांग है। अब बताओ एक छलांग में कितना चल रहा है? 3 चल रहा है, तो 3 छलांग में कितना चलेगा? 3 3 9 चलेगा, और ये कितना चलेगा? 8 चलेगा, और ये 9:8 किया गया हमारे पास में, चालों का अनुपात आ गया। ये क्यों आया चालों का अनुपात? कि ये निश्चित समय की दूरी है। एक छलांग में 3 चल रहा है ना ये, तो 3 छलांग में कितना चलेगा? ये 9 चल जाएगा। ये एक छलांग में 2 चल रहा है, 4 में 8 चल जाएगा, तो 4 अनुपात मतलब 9:8 क्या हो जाएगा यहाँ पर? चालों का अनुपात आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि पहले यहाँ से उनकी क्षमता निकाल लो, फिर जो क्षमता से गुणा कर लो, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अब आप यूँ के साथ हमें तो छलांग नहीं निकालनी, हमें तो डायरेक्ट ही उड़ाना है इसको, डायरेक्ट उड़ जाएगा। भाई कई तरीके हैं डायरेक्ट उड़ाने के भी। सवाल को बिना देखे ही सॉल्व कर दो अपने इष्ट देव का नाम लेकर के, जय, जो आएगा आ जाएगा अपने आप हैं। हाँ लेकिन यहाँ तो हम वैसे भी कर सकते हैं। बिल्कुल हो जाएगा, बजगुणा करके ही तो कर रहे हैं इसमें डायरेक्ट, लेकिन उसमें सावधानी बात है। हाँ तो बेस समझो हमेशा आप, अगर बेस समझेंगे तो सवाल चेंज होगा ना, तो करके आएंगे आप। रटना नहीं है, हमें समझ के रटना है उसको। एक तो होता है बिना दिमाग करे रट लो कि भैया ये 5 होता है, रट लो, लेकिन 5 × 3 15 होता है, इसको मत रटो। 5 तो रटना पड़ेगा, ये तो हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया भाई ये 5 होता है, इसको तो सिद्ध कर नहीं सकते आप 5 कैसे होता है, सब चीज बता रखी है पहले से। सही है, उठा लिया क्या? अब देखो शॉर्ट में हमारे पास में एक तो कुत्ता था और एक कौन था बताओ? खरगोश था। सवाल ये करा है कि कुत्ते की 3 छलांग की दूरी और खरगोश की 4 छलांग की दूरी उतने ही समय के अंदर प्राप्त हुई। कुत्ते निश्चित समय के अंदर ये 3 छलांग लगाता है, कितना? कुत्ते द्वारा 2 छलांग की दूरी और इसकी 3 छलांग की दूरी आपस में बराबर है। ये कह रहा था जितने समय में ये 3 छलांग लगाता है उतने समय 4 लगाता है। पहले ये लिख लिया हमने, फिर ये लिख लिया हमने जो दूसरी कंडीशन थी, फिर सीधा गुणा कर दो यूँ, 3 तिया 9, 4 दूनी आंसर। ये हमेशा काम कर जाएगा इसमें, यदि ये निश्चित समय की छलांग है और ये उनकी क्षमता है तो शॉर्ट ऐसे ही करते हैं हम एग्जाम के अंदर। जब इस टाइप का सवाल आता है तो इसको भी नोट कर लो फटाफट कि शॉर्ट में कैसे करना है। चलो क्वेश्चन बताओ क्या पूछ रहे थे? नहीं ये चीज सब लाइव चल रहा है सिस्टम, वैसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते आप,
कढ़ाई, हाँ उसके बाद पूछ सकते हो आप क्लास के बाद, लेकिन मेन चीज़ है कि यहाँ सवाल पूछ सकते हैं आप, लेकिन बाहर का सवाल नहीं पूछ सकते आप। हाँ, ये तो हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो। संपूर्ण पृथ्वी पर थल एवं जल का अनुपात, थल एवं जल का अनुपात 1:2 है। 1:2 क्या है? 2। यदि उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल एवं जल का अनुपात क्या होगा? क्या होगा? ठीक है ना। सवाल ये कह रहा है भैया हमारे पास में संपूर्ण पृथ्वी है, तो पहली बात है कि पृथ्वी हमारी समझ लो ये है, और सेंटर लाइन से बताओ कौन सी रेखा जाती है? सेंट्रल लाइन से वक्र, भूमध्य रेखा। भाई हमें पता नहीं कौन सी रेखा जाती है, लेकिन हमने सेंटर से लाइन खींच दी है बस। अब ये बताओ ऊपर का जो हिस्सा है ना, बातचीत नहीं, ऊपर का जो हिस्सा है वो कौन सा कहलाता है? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब अर्धगोल आए, तो ये हमारा हो गया नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या हो गया बताओ? दक्षिणी हो गया। अब समझना ये तुमको कि दोनों का एरिया सेम होता है इनका। ये थोड़ा सा छोटा बन गया है, लेकिन सेंटर में कोई लाइन नहीं। दोनों का एरिया क्या होता है? सेम। अगर 50 क्षेत्रफल ये है तो 50 ही है। आधे हिस्से में ऊपर वाला हिस्सा है और आधे क्षेत्र में नीचे वाला हिस्सा है। तो आपको संपूर्ण पृथ्वी की बात करी इसने। संपूर्ण पृथ्वी, थल और जल अनुपात क्या था हमारा? ये था। फिर उत्तरी गोलार्ध की बात की इसने। उत्तरी गोलार्ध पर बताओ थल और जल क्या था? 2:3 था। फिर दक्षिणी गोलार्ध में वो पूछ रहा है आपसे थल अनुपात क्या बताओ? जल पूछ रहा है। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि दोनों का एरिया सेम होता है। तो सबसे सिंपल सिस्टम है हमारे पास, बार बार यूज करते हैं उसको हम। इसका योग कितना आ रहा है? 3। इसका योग 3 और 5 का एलसीएम बताओ। लघुत्तम 15। अगर 15 एरिया इसका मान लें हम और 15 एरिया इसका मानना ही पड़ेगा, फिर सेम होते ना ये। तो संपूर्ण पृथ्वी का एरिया बताओ क्या हो गया? 30 हो गया। हुआ नहीं हुआ? अब संपूर्ण पृथ्वी बात यहां पर हो रही है। इनका योग कितना आ रहा है? 3 को क्या करना है? 30 करना है। 3 को 30 करना है तो किससे गुणा करूं? 10 से कर दो। अगर मैं 10 से गुणा करता हूं इसको
गुणा 10, तो बताओ ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 20, हो गया 30 पूरा। अब इस पे आ जाओ, इसके अंदर बताओ टोटल क्या बैठ रहा है 5, इस 5 को क्या करना है 3 से गुणा। ये तो उत्तरी गोलार्ध है भाई, उत्तरी गोलार्ध तो 15 है ना तुम्हारे पास, 30 तो यही था, ये 15 है, ये 15 है और ये क्या है बताओ 30 है, तो इनकी शक्ल देख के काम करना है ना। ये टोटल 5 है, 5 को 15 करने के लिए किससे गुणा 3 से, तो ये हो गया 6, 9 हो गया। अब मुझे बताओ संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी जमीन थी 10, थल का मतलब जमीन, इसमें से कितनी जमीन गई 6 गई ऊपर, कितनी बची 4, तो यहां पर बची 10 माइनस 6, पानी कितना बचा यहां पर 20 टोटल पानी था, 9 गया, तो 20 माइनस 9 कर दो यहां पर, तो 4 अनुपात क्या गया बताओ आंसर। कितना प्यारा सवाल है। नहीं वो तो डिपेंड करता है अनुपात क्या है। वही मगर कुछ भी कर लो आप, लास्ट अनुपात ही आएगा काट कूटने के बाद में। बड़ा मानेंगे तो लास्ट में कट जाएगा, छोटा मानेंगे तो नहीं कटेगा, कॉन्सेप्ट ये है बस। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत बार रिपीट हुआ है सवाल ये। आगे बढ़े, लिखोगे सवाल। लिखिए 38 रुपये प्रति किलोग्राम, सवाल लिखो 38 रुपये प्रति किलोग्राम तथा 30 रुपये प्रति किलोग्राम। एक तो 38 वाला है और एक कितना है 30 वाला है। 30 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चीनी को किस अनुपात में मिलाएं, किस अनुपात में मिलाएं ताकि उनके मिश्रण को 35.2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर
की दर से बेचने पर 10% लाभ हो। कितना लाभ हो? 10% लाभ हो। ये सवाल भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी आने की। हमारे पास में दो तरह के क्या हैं? चीनी है। पहली चीनी बताओ किस साल की है? 38 वाली है चीनी। दूसरी वाली कितने की है? 30 वाली है। दो तरह की चीनी है। अब ये दोनों को मिक्स करना चाहता है तो मिश्रण का नियम काम करेगा ना। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है इसके अंदर कि ये हमारी चीनी का भाव दे रखा है, ये उसका भाव दे रखा है दूसरी वाली का, लेकिन जब मिश्रण का भाव नहीं दे रखा है इसने, मिश्रण का तो विक्रय मूल्य दे रखा है इसने, मतलब ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है, लेकिन मिश्रण का क्या दे रखा है इसने? विक्रय मूल्य। लेकिन विक्रय मूल्य के साथ में लाभ भी दे रखा है ना, तो क्रय मूल्य निकाल लो। तो सबसे पहला काम करो, मिश्रण का क्रय मूल्य, मिश्रण का सीपी निकालो। तो 35.2 गुणा 100/110, चेक करो कितना आ रहा है। क्योंकि ये नियम तभी काम करेगा मिश्रण वाला हमारा, क्रॉस डिफरेंस वाला, जब तीनों यूनिट सेम होती। कितना आ रहा है? 32 आ रहा है भाई। एक पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो खत्म हो गई, तो ये 352/11 आ रहा है। तो 11 × 33 बिल्कुल 32, वेरी गुड। तो 32 का रखना पड़ेगा बीचों बीच, क्रॉस डिफरेंस लो। इधर बताओ क्या बचा? 2। इधर बताओ क्या बचा? 6। आंसर बताओ 1:3। उत्तर ये थे हमारे सवाल आज के। बहुत सिंपल सिस्टम, इनको रिवाइज करना साथ साथ बस, फिर एक ही बार में काम हो जाएगा हमारा। ये एग्जाम ओरिएंटेड सवाल चल रहे हैं अब, जो एग्जाम में आते हैं। कचरा नहीं चल रहा है अब, प्योर देसी माल। ठीक है ना? ओके।